जेडीयू वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है और इस बिल को कानून बनाने में मार्ग प्रशस्त किया है जेडीयू ने, इसलिए मुसलमानों का उन पर से भरोसा उठ गया है। वक्फ का जो जमीन है इसको हड़प के या अमानी, हमदानी और अमानी को देने का प्रयास किया जाएगा। वक्फ के बाद क्रिश्चियन लोगों के जिम्मे जो जमीन है उस पर भी आरएसएस ने निशाना साध दिया है, जिसे देश ने समझ लिया है। आज हमारे साथ वरीय अधिवक्ता डॉक्टर विनोद प्रसाद यादव सर हैं। अच्छा सर, वक्फ बिल का समर्थन जदयू ने किया, इसके बाद जदयू के जितना मुस्लिम नेता है ताबड़तोड़ इस्तीफा दे रहे हैं, क्या वजह है? जदयू ने समर्थन किया और जदयू ने किस रूप में समर्थन किया, इसे जिन लोगों ने लोकसभा में जदयू के नेता ललन सिंह का डिबेट जो देखा होगा उनको स्पष्ट पता है कि ललन सिंह ने जदयू का नाम, अपने नेता नीतीश कुमार का नाम जिसके बलबूते पर वो मंत्री बने हैं, एक बार भी नहीं लिया, लेकिन 18 से 20 बार नरेंद्र मोदी का नाम उस बिल पर बोलते हुए उन्होंने किया और उन्होंने कहा कि यह एक कोई धार्मिक नहीं बल्कि एक ट्रस्ट है। वो हर सीमा को पार करके भाजपा का जो रियल सेंटिमेंट था, भाजपा जो चाहती है, उसी आधार पर ललन सिंह का भाषण था और ललन सिंह के भाषण को सुनने के बाद स्पष्ट हो जाएगा कि जेडीयू की क्या मानसिकता है, नीतीश कुमार क्या चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। यह इसी बात से समझा जा सकता है कि उनका प्रतिनिधि जो लोकसभा में है वह जब ये बिल आया था उस समय ललन सिंह ने क्या बोला था और फिर जब जेपीसी की रिपोर्ट आने के बाद जब संसद में पेश किया गया उस समय ललन सिंह का क्या बयान आया है, किस रूप में आया है, किस तरह से मोदी और भाजपा का प्रशंसा उन्होंने किया, इस बात से समझा जा सकता है कि जेडीयू इसके किस रूप में भाजपा की बी टीम के रूप में भाजपा में अब समाहित होने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह वक्फ संशोधन बिल जो है एक तरह से जेडीयू को भाजपा में विलय के मार्ग को प्रशस्त किया है। जेडीयू का जो सांसद हैं जिनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं लोकसभा में, उसको देखने के बाद नीतीश कुमार भी अगर अपने लिए चिंतित होंगे तो वो चिंतित हैं, ठीक है। इसी के लिए उन्होंने अपने मंत्रियों से, विजय कुमार चौधरी, अशोक कुमार चौधरी से बात करने के बाद किसी को दिल्ली भेजा अशोक कुमार चौधरी को कि वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने का कोशिश किया जाए कि हम इसके विरोध नहीं, लेकिन कहने से एक्शन में जनता देख चुकी है कि जेडीयू का, नीतीश कुमार का क्या एक्शन है। जो मुसलमानों का वोट लेने के लिए अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं, लेकिन वो भाजपा जो चाहती है, भाजपा के बताए हुए रास्ते पर पूर्णतः जेडीयू चल रही है, यह स्पष्ट है। इसलिए क्या लगता है विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा जदयू को भुगतना पड़ सकता है? निश्चित रूप से भाजपा को इसका खामियाजा, इसमें भाजपा ने, अमित शाह ने दोहरी चाल चला है। दोहरी चाल यह है कि इस बिल के माध्यम से मुस्लिम पर अटैक करके, मुस्लिम लोगों के धार्मिक भावना पर अटैक करके हिंदुत्व, हिंदू वोटों को गोलबंद करने का प्रयास और नीतीश कुमार को कमजोर करने का प्रयास भाजपा के द्वारा किया गया है। क्योंकि भाजपा चाहती है कि नीतीश कुमार के नाम पर अति पिछड़ों या उनके जाति के लोगों का जो वोट है वह विधानसभा चुनाव 2025 में हम वोट ले लें, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बात अगर आवे तो 43 से भी नीचे सिमट कर नीतीश कुमार आ जाए, ताकि वे किसी काम के लायक नहीं रहे, पलट कर कहीं दूसरे जगह भी जाकर सरकार नहीं बना पावे। इसलिए यह बिल इसलिए लाया गया है कि बिहार विधानसभा का चुनाव, बाद में जो फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव या अन्य राज्यों में जो चुनाव होगा, उस चुनाव को हिंदुत्व कार्ड खेलने के लिए, हिंदुत्व वोटों को, हिंदुओं के वोटों को भ्रमित करके गोलबंद करने के प्रयास में ये लाया गया है और इससे नीतीश कुमार को कमजोर करने का भी प्रयास किया गया है। नीतीश कुमार समझते हुए या ना समझ बन के ऐसा रास्ता उन्होंने चुना है या जेडीयू ने चुना है, यह आने वाला समय बताएगा। लेकिन यह स्पष्ट है कि जेडीयू वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में है और इस बिल को कानून बनाने में मार्ग प्रशस्त किया है जेडीयू ने, इसलिए मुसलमानों का उन पर से भरोसा उठ गया है। टोपी पहन के और अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहने का अधिकार नीतीश कुमार अब पूर्णतः खो चुके हैं। अरे चिराग पासवान तो कहें कुछ मुस्लिम नेता जो हैं वो भ्रम फैला रहे हैं, वो कुछ माफिया हैं जो जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और ये गरीब मुसलमानों को उसका हक नहीं देना चाहते हैं। विपक्षी भी इसको माहौल बना रहे हैं। जहां तक जमीन पर कुछ कब्जा करने का सवाल है, तो जहां 9 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन हो, ऐसे सदन में अमित शाह ने तो 39 लाख करोड़ एकड़ की जमीन की बात किया है। कितना अमित शाह सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, जो डाटा आ रहा है वह रेलवे और रक्षा मंत्रालय के बाद तीसरा वक्फ के पास जमीन है जो 9 लाख एकड़ की बात की जा रही है।
लेकिन अमित शाह ने तो 39 लाख एकड़ तक की बात कर दिया है। तो यह जो भ्रम है, यह भ्रम इसीलिए फैलाया जा रहा है। और जहां बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी होता है उसके प्रबंधन में कहीं ना कहीं 5-10% अव्यवस्था का होना स्वाभाविक है। 100% व्यवस्था कहीं भी ठीक नहीं हो सकती है। इसलिए वक्फ के द्वारा जो भी प्रबंधन किया जाता है उसमें कुछ जमीन कोई कब्जा छोटा मोटा कहीं कर रहा हो, ये इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन उसके कारण कि छोटा मोटा कोई जमीन मैंने कब्जा में कर ले रहा है, प्रबंधन में मामूली कहीं कोई दिक्कत है, तो उसके चलते पूरे नियम को पलट दिया जाए और इसी नाम पर अपना मनमानी करके वक्फ की जो जमीन है वह पूंजीपतियों को देने का प्रयास है। यह वक्फ का जो जमीन है इसको हड़प के यह अमानी, अंदानी और अमानी को देने का प्रयास किया जाएगा। जैसे कि आपने किसान आंदोलन में देखा, किसान से लोगों से संबंधित जो बिल था उसमें भी यही मंशा थी और इसमें भी यही मंशा है कि यह वक्फ का जमीन है इसको हड़प के अदानी और अंबानी जैसे पूंजीपतियों को दिया जाए, मुसलमानों का उस पर कोई हक नहीं रह जाए। जबकि बरसों से ये दान में आया हुआ जमीन है जिसका उपयोग मुस्लिम समुदाय अपने समाज, चाहे शिक्षण संस्थान बना के करे, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में करे या अन्य मामलों में मदद करके सामाजिक आर्थिक उत्थान में कुछ मदद कर सके, इस दिशा में ही वक्फ की चर्चा हुई और वक्फ कानून आया था। लेकिन इसको उस दिशा में नहीं देके इसको धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए मोदी सरकार ने इसे लाया है और धार्मिक उन्माद फैलाकर न सिर्फ बिहार में होने वाले चुनाव बल्कि इसके बाद पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों में, यूपी से लेकर अन्य राज्यों में, 11 राज्यों में जो चुनाव आने वाले दिनों में होगा उसमें मत प्राप्त करने का और लोकसभा में अपने आप को अस्थायी करने के प्रयास में अपने जो कम बहुमत है उसमें तोड़ने फोड़ने का, लोगों को त्याग पत्र करा के, चुनाव करा के बहुमत हासिल करने का कि हम कैसे अपने बल पर 272 पर आ जाएं, इसी का प्रयास है। और इसी के लिए अब वक्फ के बाद क्रिश्चियन लोगों के जिम्मे जो जमीन है उस पर भी आरएसएस ने निशाना साध दिया है, जिसे देश ने समझ लिया है। तो यह स्पष्ट है कि एक एक करके ये तमाम धार्मिक समुदायों के साथ होने वाली घटना है जिस पर देश को गंभीरता से चिंतन करने की जरूरत है और इसे देश की एकता और अखंडता को रोकने के लिए ऐसे तत्वों से मुकाबला करके सड़क से संसद तक लड़ने की जरूरत है। किसान बिल का जिस तरह से वापसी हुआ था, इस देश में वैसा आंदोलन होना चाहिए ताकि ये बिल वापस हो सके।